अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हॉट सीट। आज का प्रोग्राम उन नाक़िदीन के नाम जिन्होंने मुझसे रिवायती मेज़बानों की सी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं सही और गलत, सच और झूठ के पैमानों से मावरा होकर अपने मेहमानों की हर दलील को, उनके हर जवाब पर ईमान लाता रहूं। मगर मैं भी अपने नाक़िदीन की तरह अपनी आदत से मजबूर हूँ। न तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ को समझकर उसके मुताबिक एक्ट करने पर आमादा हैं और न ही मैं अपनी रविश को बदलने पर तैयार। इसलिए जब तक हम दोनों फ़रीक़ैन में से किसी एक के हौसले जवाब नहीं दे जाते, तब तक जिरा दर जिरा का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आज हम मौजूद हैं कराची पुलिस के नाना पाटेकर के साथ। ये हज़रत कौन हैं, ज़रा खुद ही देख लीजिए। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। जी नाज़रीन, आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आरफीन। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एसएसपी क्राइम रेंज खुर्रम वारिस, इतना लंबा प्रोटोकॉल, इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे गार्ड्स, जब आप ऑफिस में आते हैं खटाखट सलूट पढ़ते हैं, कैसा लगता है जब कोई बच्चा टुल्ला कह के भाग जाता होगा? कर्रोफर हवा नहीं हो जाता उस वक्त? ये मकाफात अमल है, कभी हमने भी किसी को टुल्ला कहा होगा और भाग गए होंगे। अगर हमें कोई टुल्ला कह देगा तो मैं समझता हूँ बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब का जो मर्डर हुआ, तब आप एडिशनल SHO क्लिफ्टन थे। जी। एक ऐसा निकम्मा पुलिस ऑफिसर जिसने उस वक्त भी कोई तीर न चलाया, इतने हाई प्रोफाइल केस में कोई चीज़ एक्सपोज नहीं हुई, कोई उसका कातिल सामने नहीं आया, उसको डिमोट करने के बजाय प्रमोट करके SSP बना के बैठा देना, ये किस चीज़ का, किस खिदमत का सिला था? आरफीन, मैं आपको बताऊं कि आपने एक शायद पूरी मालूमात आपको इस केस के बारे में नहीं है और आप सही तरह स्टडी करके नहीं आए, और क्योंकि मैं इन हालात से गुज़रा हूँ इसलिए मुझे स्टडी की ज़रूरत नहीं है। मैं तमाम बातें जो हैं वो मुझे याद हैं कल की तरह, और मैं आपको बता सकता हूँ। मीर मुर्तज़ा का जिस वक्त सानिया हुआ उस वक़्त मैं एडिशनल SHO क्लिफ्टन था, और मैं आपको बताऊं कि मेरा 92 का अपॉइंटमेंट था, और ट्रेनिंग के बाद मैं अपने पीरियड को कंप्लीट करके क्लिफ्टन थाने का सबसे जूनियर ऑफिसर था। लेकिन मेरी उससे बैक हिस्ट्री पे मेरे काम ऐसे थे और मेरी पुलिस के लिए इतने मैंने सेक्रीफाइस किए थे कि मैं प्रमोट भी हुआ था। इस वाक़े से पहले मेजी मिल्क के जो ओनर हैं उनके बेटे किडनैप हो गए थे, और वहाँ मैंने इनकाउंटर करके जो है उनको सेफली ईद के दिन 17 दिन बाद रिकवर किया था, जिसके बाद सरकार ने मुझे प्रमोट कर दिया था सब इंस्पेक्टर। और सरकार ने आपको उस वक्त डिमोट क्यों नहीं किया जब आप मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कातिलों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा? देखिए जी, मेरा सवाल सीधा मेरा जवाब भी बड़ा सीधा सीधा है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कातिल कौन है? सर मैं तो नहीं हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं भी नहीं हूँ। ये आप आज तक इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो। सर मैं कैसे इस्टेब्लिश कर सकता हूँ? मेरे हाथ में अनान इख्तिदार तो नहीं है, ना ही मैं पुलिस हूँ। पुलिस तो आप अगर समझना चाह रहे हैं तो मैं आपको समझाने पर तैयार हूँ, और अगर आप लड़ना चाह रहे हैं तो मैं फिर आपसे लड़ूंगा नहीं। मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो का सानिया जो कुछ भी हुआ वो कोई डेलिब्रेटली एक्ट नहीं था पुलिस की तरफ से, और इसका पहला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं था। और ये कुदरत की तरफ से होता है कि कोई सीनियर बंदा तफ्तीश के लिए तैयार नहीं था, मैं मोस्ट जूनियर बंदा था, और मुझे उन्होंने तफ्तीश दी AZO के डर के और खौफ की वजह से। कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं लेने को तैयार था, लेकिन मैंने इन्वेस्टिगेशन ली। यानी पूरी पुलिस फोर्स में वाहिद मर्द मैदान आप ही नजर आए जिसने ये तौक अपने गले में डाला? मैं आपको बताऊं कि पूरी पुलिस फोर्स में तैयार नहीं था। नो, मैं आपको उस थाने के पर्टिकुलरली बात बता रहा हूँ जहाँ पर ये मुझे तफ्तीश दी गई। मैं इंचार्ज तफ्तीश था उस वक़्त, एडिशनल SHO था। मैंने इस तफ्तीश को बखुशी लिया और उसके बाद उसको किया जब तक सरकार ने चाहा 2 दिन, और 2 दिन में मैंने तमाम फ़ाइल कंप्लीट की। 2 दिन के बाद क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था तो इसकी तफ्तीश चेंज होकर SSP लेवल पे और क्राइम ब्रांच ट्रांसफ़र हो गई। उस केस में हुआ क्या, फाइंडिंग्स क्या थी? उस केस में फ़ाइंडिंग अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बताऊं कि ये एक इत्तफाकी हादसा था जिसमें कोई ऐसा एक्ट नहीं था पुलिस की तरफ से कि उसने डेलिबरेटली
जानबूझकर मुर्तज़ा भुट्टो को जो है वो शहीद कर दिया हो। ये पुलिस डिपार्टमेंट का नमक बोल रहे हैं या वाकई वाकयाती शहादतें इस तरह की ये मौजूद हैं? वाकयाती शहादतें बोल रही हैं। मैं इस वाक़े को आज भी इस तरह कहता हूँ कि चिड़ियों के हाथों बाज मर गया। और हकीकत भी ये थी, कुछ हालात ऐसे हो गए जो इंसान नहीं सोचता वो हो जाता है जहाँ पर, और वही उन पुलिस वालों के साथ हुआ। और उसमें उन्होंने बड़ी तवील अरसे जेलों में भी उन्होंने गुजारी और उसके बाद वो कोर्टों से रिहा हुए और बाहर आए। आपको नाना पाटेकर भी कहते हैं पुलिस फोर्स का। इस नाना पाटेकर ने इस अब तक 56 ने कितने लोगों को मारा अब तक? मैं आपको ये बताऊं कि आज आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं कि मुझको कोई नाना पाटेकर कहता है। नाना थोड़ा अगली सा है और मैं समझता हूं मैं ठीक ठाक आदमी हूं। तो पुलिस का काम जो है वो लोगों को मारना नहीं है। और पुलिस, मैं क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूँ, कितने क्रिमिनल्स को आपने उनके अंजाम तक पहुंचाया? मैं भी क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, हर वो क्रिमिनल जिसने पुलिस पर फायर किए हों, जो लड़ रहा हो, जिससे हालात और वाक़यात ऐसे हों, क्रॉस फायर में कोई मर गया हो, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। और डेलिबरेटली किसी को मारना ये पुलिस का काम नहीं है। मैं नहीं समझता पुलिस लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मारने के लिए। सुना है आपको कोई थ्रेट वगैरह भी आई है, कोई इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह भी मौसूल हुई हैं? जब आप कुछ काम करते हैं तो उसके यकीनन उसके रिएक्शन में दूसरे ग्रुप की तरफ से जो है वो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये रूटीन की बातें, थ्रेटें आती रहती हैं। कैसे कोप करेंगे? एक पुलिस की मोबाइल बचा लेगी? मैं नहीं समझता कि एक पुलिस की मोबाइल बचा लेगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं हमेशा पुलिस की मोबाइल लेके चलता भी नहीं हूं इन थ्रेटों के बाद। मैं ऐसे भी निकल जाता हूं, जिसने बचाना है वही बचाएगा और जो अब तक बचाता आ रहा है वो आगे बचाएगा। सर, अगर आप इतने ही वली कामिल हैं तो आपको किसी मज़ार का मुजाविर होना चाहिए था। पुलिस फोर्स में क्या ढूंढ रहे हैं आप? यकीनन, लेकिन आपको पता है कि आजकल दौरे हाजिर में ज़रूरी नहीं है कि मज़ारों पे बैठ कर आप वली कामिल हों। अगर आप अपनी पुलिस फोर्स के वली अगर कामिल, आप अपनी कुर्सी पर बैठकर उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप वलियों के करीब नहीं है, वली ये कामिल नहीं है तो उनके करीब ज़रूर है। कराची ऑपरेशन के बारे में कुछ मालूमात हमसे शेयर करेंगे? उस वक्त कहाँ थे? चिल्ले पे थे या बाकायदा फोर्स में थे? क्या कर रहे थे? कराची ऑपरेशन में मैं फ्रेयर थाने में पोस्टेड था और वहाँ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। उन दिनों की कुछ बातें तो शेयर करें सर हमसे, क्या क्या किया? कराची ऑपरेशन में सच मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है कि जिसे मैं डिफ़ाइन करूं कि मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ मैं काम करता था, वो मैं हर दौर में करता था और उसी स्पीड, उसी स्पैन से करता था। तो वो जो कराची ऑपरेशन का पीरियड था उसमें भी मैं उसी तरह से काम कर रहा था। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात कराची ऑपरेशन से मुताल्लिक कि जिसके ऊपर बहैसियत एक इंसान खुर्रम वारिस को अफसोस रहा हो, आपके अपने हाथ से या आपके किसी साथी के हाथ से या पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ से, कि जो आप सोचते हो, जिस पर रिग्रेट होता हो कि यार ये ना होता तो शायद ज़्यादा बेहतर था? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कराची ऑपरेशन के हवाले से ऐसा कोई रिग्रेट कम से कम मुझे नहीं है, ना मेरे हाथ से, ना मेरे साथियों के हाथ से, ना किसी और ग्रुप के हाथ से, ना मेरा जो कमांडर उस वक्त मेरे जो बॉस थे उनके हाथ से मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिससे मैं कहूँ कि मुझे रिग्रेट है। अच्छा, ये बड़ी आम सी बात है। लोग कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी और भी सरकारी महकमे में नीचे से ऊपर तक पहुंचना नामुमकिन है। या तो आपके पास सिफारिश होनी चाहिए या तो कुछ और मामला होने चाहिए। अगर ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तो आपके पीछे कौन सी क़ुव्वत है, कौन सी ताकत है कि जो आप आज SSP बन करके बैठे हुए हैं? आपने क्या ऐसा किया है? कौन से ऐसे सुर्ख आपके पर आप में लगे हुए हैं? किस सियासी जमात की दस्ते शफ़क़त आपके सर पे है? ज़रा बताएं तो। देखें जी, मैं बड़ा क्लियरली बताऊं कि मुझे किसी भी सियासी जमात का कोई आशीर्वाद हासिल नहीं है। सबसे ठनी हुई है? और नो, ठनी क्या होती है? सियासी जमातों का एक अलग काम है और पुलिस का एक अलग काम है। पुलिस में सियासत नहीं है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं नहीं समझता पुलिस में सियासत है। और पुलिस कोई सियासी जमात थोड़ी है कि उसमें सियासत होगी। पुलिस का जो अपना काम है, पुलिस अपने काम को समझते हुए अपना काम करे तो वही पुलिस के लिए बेहतर है और वही पुलिस कर रही है। जहाँ तक ये बात है कि मैं ऊपर कैसे आया, तो अगर मैं आपको तारीख का हवाला देना शुरू कर दूँ तो शायद आपकी गिनती भी ख़त्म हो जाए, आप थक भी जाएं कि कितने लोग जो हैं वो कुछ नहीं थे और वो अपनी काविशों मेहनतों से
ऊपर आए। मैं आपको बताऊं कि इस शहर में रहते हुए, इस शहर का बेटा होते हुए मुझे नहीं पता चला कि मेरे अपने बच्चे कब बड़े हो गए। मैं कभी कभी मजाकन अपनी बेटी से पूछता हूं कि तू कौन है, क्योंकि उसका बचपन मुझे याद है, उसकी जवानी नहीं। इस जगह पर पहुंचते पहुंचते मैं अपने ऑफिस में थक कर, जब बहुत थक जाता था काम के दौरान, तो ज़मीन पे, फ़र्श पे, ऐसा ही फ़र्श था जैसे मैं अपने टॉवल से साफ़ करके और उसी पे सो जाता था थोड़ी देर के लिए, और अपने अर्दली को कहता था कि यार 15 मिनट मुझे सोने देना, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर काम कंटिन्यू करना है। जब आप अपने काम को इबादत समझ के कर रहे हैं और उसमें कुछ कर रहे हैं, तो अल्लाह यूं ही किसी को कुछ नहीं दे देता, उसकी कोई वजह होती है। और मेरे रब ने मुझे नवाजा, मेरी फ़ोर्स ने मेरी हौसला अफजाई की, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। ठीक नाजरीन, इस वली कामिल से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मगर एक वक्फे के बाद।